गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए फाइनल ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कि 1740 से लेकर 1956 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण। भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण क्या रहे थे? तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारणों को जानने से पूर्व हम आइए देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले, सामान्य अर्थों में जो राष्ट्रवाद है एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित एक क्रिया है। अर्थात राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच यह राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता की जो भावना है वो विकसित करती है, जिससे कि लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, भक्ति भावना, देशभक्ति की भावना, समानता, स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है और जो व्यक्ति हैं राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर अब हर हालत में अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष को अनिवार्य समझने लगे, जिसके कारण समाज के अंदर समानता के भाव स्थापित हो सके। तो इस प्रकार जो राष्ट्रवाद है एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों के बीच अर्थात समुदाय के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की भावना से संबंधित एक क्रिया है, जिससे लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है और वे एकता के सूत्र में बंधकर अंग्रेजी शोषण के खिलाफ अत्याचारों का विरोध करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार अंग्रेजों की दमनकारी और प्रतिक्रियावादी नीति से भारत में तीव्र आक्रोश फैला हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों का जमकर आर्थिक शोषण किया था, उन पर तरह तरह से अत्याचार किए थे। इससे लोगों के मन में आक्रोश की भावना जागृत होना स्वाभाविक था। अंग्रेजी शिक्षा के कारण उस समय भारत के अंदर भारत में एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग का जो विकास उस समय हो चुका था, क्योंकि उनके लिए जो सरकारी नौकरियों के जो द्वार थे वो बंद थे। अर्थात अंग्रेज प्रशासन के उच्च पदों पर अपने ही लोगों की नियुक्ति प्रदान करते थे, जबकि भारतीय लोग योग्य होने के बावजूद भी उनको निम्न और सहायक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाती थी। इसके कारण शिक्षित भारतीयों में भी असंतोष बढ़ चुका था, अतः उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित होना स्वाभाविक था। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण जो भारत के लघु कुटीर उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजते थे और तैयार माल को भारत के अंदर बेचते थे। इससे अधिक लाभ में रहे अंग्रेज और भारत के व्यापार वाणिज्य जो था अर्थात कुटीर लघु उद्योग धंधे थे वो चौपट होने लगे थे, जिससे कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ गई थी और लोगों में आक्रोश की भावना उत्पन्न होने लगी थी। तो इस प्रकार अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण ही भारत के उद्योग धंधे व्यापार चौपट हो गया और अंग्रेजों ने भारत के उद्योग धंधों पर व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। इसके कारण गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति भारत में उत्पन्न हुई थी। अतः इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ, भारत में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई, क्योंकि अब लोग जान चुके थे कि अगर हमें गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर करनी है तो हमें अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना होगा। अतः इस कारण से लोगों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई और ये एकता के सूत्र में बंधकर इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला करने का निश्चय कर लिया। तो यही कारण है
कि भारत में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई। अतः राष्ट्रीय राष्ट्रवाद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विविध कारणों का सामूहिक परिणाम रहा था। राष्ट्रवाद वो लोगों में अंग्रेजों की शोषणात्मक दमनकारी प्रतिक्रियावादी नीति के कारण ही भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई और वे एकता के सूत्र में बंध गए थे। तो आइए अब हम चलते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के प्रमुख कारण क्या थे। क्योंकि भारत में जो राष्ट्रीय जागृति थी वो किसी एक कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि अनेक कारणों के सामूहिक परिणाम से भारत के अंदर जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ था। तो सबसे पहला है नंबर 1 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। नंबर 2 पर है भारत की राजनैतिक एकता। नंबर 3 पर है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, जिनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद के प्रयास जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली जो कि लोकतंत्रीय भावना को प्रसारित करती है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार से लोगों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना विकसित हुई। इसी प्रकार भारतीयों और विदेशी विद्वानों ने भारतीय साहित्य की प्रशंसा की, जिससे लोगों में अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार समाचार पत्रों और विदेशी साहित्य का भी योगदान था भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया था, जैसे कि 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति, इसी प्रकार रूस की क्रांति या फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिससे कि लोगों ने मन में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना विकसित हुई और वे भारतीय जो थे एकता के सूत्र में बंध गए। क्योंकि जो भारतीय थे अब गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रहना नहीं चाहते थे। उन्हें अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति से यह सीख मिल चुकी थी कि अगर एकता के सूत्र में बंधकर विदेशी शक्तियों का सामना किया जाए तो वो विजयी रहेंगे। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी भारतीयों के मन में देशभक्ति, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना को विकसित किया था। इसी प्रकार भारतीयों का विदेशी गमन, भारत का किया गया आर्थिक शोषण, भारत का धन का निष्कासन जो कि भारत से इंग्लैंड की ओर किया गया, फिर है भारत के शिक्षित लोगों में असंतोष। तो इस प्रकार शिक्षित लोगों को प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रदान नहीं की जाती थी, जिसके कारण उनमें असंतोष फैला हुआ था। इसी प्रकार जैसे भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करना, अंग्रेजों की रंग भेद की नीति, यातायात और संचार के साधनों का विकास, जिससे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना आसान हुआ। जो लोग थे वो दूसरे देशों की स्वतंत्रता, समानता की भावनाओं से प्रभावित हुए और इस प्रकार लोगों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई यातायात और संचार के साधनों के कारण। इसी क्रम में लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति और एल्बर्ट बिल जो था, इनके सामूहिक परिणामों से ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो आइए अब देखते हैं, इनको थोड़ा सा जानकारी विस्तार से करते हैं। नंबर 1 है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि भारत के 1857 स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने इस क्रांति को समय से पूर्व आरंभ करवाकर इस क्रांति को असफल कर दिया था। लेकिन इस क्रांति की असफलता से लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब के बलिदानों से उन्होंने प्रेरणा ली और उन्हें यह सीख मिली कि अगर हमें अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है तो हमें एकता के सूत्र में बंधकर रहना होगा, भाईचारे की भावना विकसित करनी होगी, जिससे आपसी स्नेह प्रेम बना रहे और मात्र भूमि की रक्षा के लिए अगर उन्हें प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो यही कारण है
कि 1857 की क्रांति चूंकि असफल रही थी, लेकिन यह जो क्रांति थी वो भारतीयों में स्वतंत्रता की जो प्रज्वलित अग्नि थी उसको भड़का दिया था। अतः अब लोग हर हाल में अंग्रेजों से छुटकारा चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राणों का बलिदान भी क्यों न देना पड़े। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने 57 की क्रांति को दमनकारी तरीके से कुचल जरूर दिया था, लेकिन यह जो क्रांति थी वो लोगों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने का इस क्रांति ने कार्य किया और लोगों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत करने में इस क्रांति का सबसे प्रमुख योगदान रहा था। इसी प्रकार नंबर 2 है भारत की राजनीतिक एकता। तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। इस राजनीतिक एकता को पाश्चात्य शिक्षा, यातायात के साधनों के विकास ने और अधिक बढ़ावा दिया था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों के लोगों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर दिया, जिससे लोगों का आपसी विचारों का आदान प्रदान आसानी से होने लगा और भारतीयों में जो राजनीतिक एकता थी उसकी भावना अब जागृत हुई। तो इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में पहली बार भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। इसका मुख्य कारण यातायात और संचार के साधनों का विकास होना था। लोग एक दूसरे के स्वतंत्र विचारों से प्रभावित हुए और उनमें स्वतंत्रता और समानता की भावना विकसित हुई। नेक्स्ट है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भी प्रमुख योगदान रहा। इसके अंतर्गत राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद इनके प्रयासों से समाज के अंदर भारतीय समाज में सब भाषा, सब धर्म, सब राज्य, स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला और स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का डंका बजाया और इस प्रकार लोगों में राजनीतिक अलग जागृति उत्पन्न करने में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, इसी प्रकार जो अन्य जो रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये जो प्रमुख समाज सुधार संस्थाएं थी, इन्होंने भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, स्वदेशी, सब भाषा, सब धर्म, सब राज्य, इन भावनाओं को प्रसारित किया। जो राजा राम मोहन राय थे, इनको भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कहा गया है। तो इस प्रकार धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय अलग राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट है 4 नंबर पाश्चात्य शिक्षा प्रभाव। इसी प्रकार जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली थी उसने भी लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने में अपना प्रमुख योगदान दिया था, क्योंकि जो अंग्रेजी साहित्य है वो स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित था। अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित था। इसे पढ़कर भारतीयों में भी स्वतंत्रता, समानता की भावना जागृत हुई थी। जैसे कि भारतवासी मिल्टन, बेंथम, बर्ग और स्पेंसर आदि के स्वतंत्रवादी और उदारवादी विचारों से काफी प्रभावित हुए, जिससे कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया गया। इसी प्रकार भारतीयों एवं विदेशी विद्वानों द्वारा जो है प्राचीन भारतीय साहित्य की जो है प्रशंसा की गई थी। तो इस प्रकार यूरोप के अनेक विद्वान ने प्राचीन भारतीय साहित्य की प्रशंसा की, जिनमें सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, कोलब्रुक, कीथ, ये जो यूरोपियन विद्वान थे, इन्होंने भारतीय साहित्य की काफी प्रशंसा की। इसी प्रकार भारतीय विद्वानों में डॉक्टर R.D. भंडारकर, हरप्रसाद शास्त्री, रानाडे, राजेंद्र लाल मित्रा, ये जो लोग थे, इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरव को प्रचारित किया, इन पर प्रकाश डाला।
इसके कारण भारत जो वासी थे उनमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रकार भारतीयों एवं विदेशी विद्वानों द्वारा प्राचीन भारतीय साहित्य की प्रशंसा की गई। इसका लाभ भारत के वासियों को मिला और भारतवासियों में इससे अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तथा अब वो हर हाल में गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना चाहते थे। इसी प्रकार नेक्स्ट है समाचार पत्र और देशी साहित्य का योगदान। तो समाचार पत्रों और देशी साहित्य के योगदान से भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, मराठा केसरी, बंबई समाचार, हिंदू प्रताप समाचार आदि जो थे, इन समाचार पत्रों ने भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना विकसित की, जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना का भारत में प्रसार हुआ। जो भारतवासी थे अब एकता के सूत्र में बंधकर अंग्रेजों का मुकाबला करने को तैयार हो गए थे। तो इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों की कटु आलोचना की, जिससे कि भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई। इसी प्रकार समाचार पत्रों के साथ साथ देशी साहित्य ने भी भारतीयों को काफ़ी प्रभावित किया और जिससे कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। तो इसके अंतर्गत ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरीशचंद्र, माइकेल मधुसूदन आदि साहित्यकारों की रचनाओं ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। इस प्रकार नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव जो था वो भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने का एक प्रमुख कारण रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी भारतवासियों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित की थी। जैसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 की, जो कि फ्रांस के लोगों ने लुई 16वें के प्रति और उसकी रानी आंतवानेत के विरुद्ध की थी। इसी प्रकार इन क्रांतियों से लोगों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना विकसित हुई थी। इसी प्रकार इटली और जर्मनी का एकीकरण जो था उससे भी लोगों ने मन में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। अतः वे अब एकता के सूत्र में बंधकर अंग्रेजों का मुकाबला करने को वो अब तैयार हो गए थे। इस प्रकार अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कुछ ऐसी घटनाएं थी जिससे लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति भावना जो है उत्पन्न हुई और ब्रिटेन की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली ने भी भारतवासियों को वैधानिक तरीकों से संघर्ष करने की प्रेरणा दी थी। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतवासियों को काफ़ी प्रभावित किया, जिससे उनमें भारत अर्थात राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है भारतीयों का विदेशी गमन। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में अनेक भारतीयों को विदेशों में जाने का अवसर मिला था। अतः ये जो भारतीय थे वो विदेशों की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे, राष्ट्रवाद आदि सिद्धांतों से ये काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें भी अपने देश को स्वतंत्र कराने और शक्तिशाली और गौरवशाली बनाने का उन्हें भी अवसर मिला। वे अपनी दयनीय दशा के लिए ब्रिटिश शासन को उत्तरदायी ठहराने लगे। अतः लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर अब उन्होंने विदेशी शक्तियों का विरोध करने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक शोषण जो है अंग्रेजों ने जम कर किया था। अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण के अंतर्गत भू राजस्व संबंधी नीतियां लागू की, जिनमें स्थायी बंदोबस्त, रेतवारी प्रथा, महलवारी प्रथा, ये भू राजस्व नीतियां लागू की, जिसके अंतर्गत किसानों पर कर बढ़ा दिए गए थे और
उन किसानों का जमकर शोषण किया गया था, क्योंकि भू राजस्व नीति लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो अंग्रेजों की आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति करना रहा था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत का जमकर आर्थिक शोषण किया और भारत का जो धन था वो इंग्लैंड पहुंचाया। कच्चा माल खरीद कर वो इंग्लैंड ले जाते थे और पक्का माल यहाँ भारत में आकर वो अच्छी कीमतों पर बेचते थे। इस प्रकार व्यापार पर उन्होंने अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया था और अंग्रेजों ने भारतीयों का जमकर आर्थिक शोषण किया। इससे लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हुए, व्यापार वाणिज्य चौपट हो गया। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती चली गई। जो कभी भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, अब वो गरीब बन चुका था। इस प्रकार अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण ही भारत में गरीबी और बेरोजगारी, भूखमरी का विकास हुआ। ये बात अब भारतीयों को अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि जब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। तो आओ सब एकता के सूत्र में बंध जाएं और अंग्रेजों का मिलजुल कर मुकाबला करें, तो हमारी जीत निश्चित होगी। तो इस प्रकार भारतों का आर्थिक शोषण जो था वो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रसारित करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट है भारत का धन निष्कासन। जैसे कि पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि अंग्रेजों ने भारत का धन निष्कासन है वो भारत से इंग्लैंड की ओर किया। अंग्रेजों ने भारत का जो धन है अनेक साधनों तरीकों से इंग्लैंड पहुंचाया था और इसके कारण भारत में गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी थी। तो इस प्रकार धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप भी भारतवासियों में अलग राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई और वे एकता के सूत्र में बंधकर अब अंग्रेजों का मुकाबला करने को तैयार हो गए। नेक्स्ट है भारत के शिक्षित लोगों में असंतोष फैला। तो इस प्रकार भारत के शिक्षित लोगों में भी असंतोष व्यापक था, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो सरकारी नौकरियां जो हैं भारतीयों के लिए, जो सरकारी नौकरियों के द्वार थे वो बंद थे, बल्कि जो प्रशासनिक जो पद थे वो कुछ लोगों को ही प्रदान किए गए थे और उच्च पदों पर अंग्रेजों ने जो अपना कब्जा स्थापित कर रखा था। भारतीय लोग योग्य और शिक्षित होने पर भी उन्हें उच्च पद मिल नहीं पाते थे। इसके कारण उनमें जो है आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। इसी प्रकार भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करना भी इसका एक कारण रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पदों से वंचित रखने की नीति अपनाई थी। अंग्रेजों को भारतीयों की योग्यता और ईमानदारी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को इंडियन सिविल सर्विस ICS से अलग रखने का प्रयास किया था। 1876 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में प्रवेश की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर उन्होंने 19 वर्ष कर दी थी, जिससे शिक्षित भारतीयों में आक्रोश फैला। जिससे शिक्षित भारतीयों में असंतोष फैला और उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। इसी प्रकार नेक्स्ट है अंग्रेजों की रंग भेद की नीति। इसी प्रकार जो अंग्रेज थे वो भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे, अर्थात रंग भेद की नीति अपनाते थे। भारतीयों को काला, निग्रो, हबशी कहकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। भारतीय होटलों और क्लबों पर साफ लिखा होता था कि कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित है। तो इस प्रकार भारतीयों के साथ अंग्रेजों ने रंग भेद की नीति अपनाई, जिससे उनमें आक्रोश की भावना का प्रसार हुआ और वे एकता के सूत्र में बंधकर अब अंग्रेजों का मुकाबला करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। नेक्स्ट है यातायात और संचार के साधनों का विकास। तो इस प्रकार यातायात और संचार के साधनों का विकास अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के चलते किया था, लेकिन इससे भारतीयों को भी लाभ
प्राप्त हुआ, क्योंकि जो भारतीय लोग थे अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना उनका आसान हुआ। वे दूसरे देशों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र की भावनाओं से काफ़ी प्रभावित हुए। जब वो वापस अपने स्थान पर पहुंचते थे तो इन्हीं भावनाओं को उन्होंने भारतीयों में संचारित किया, जिससे भारतवासियों में राष्ट्रवाद तथा देशभक्ति की भावना विकसित हुई। इसी प्रकार नेक्स्ट है सेकंड लास्ट हेडिंग, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। तो लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति से भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 में दिल्ली में एक शानदार दरबार का आयोजन करवाया था और उसकी शान शौकत पर लाखों रुपया खर्च किया। यह दरबार उस समय लगाया गया था जिस समय दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा था। 1878 में ही लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया, जिसके अनुसार भारतीय भाषाओं, समाचार पत्रों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे इस अधिनियम की कटु आलोचना की गई और भारतवासियों में जो है राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। अंतिम है हमारा हेडिंग इल्बर्ट बिल। तो इस प्रकार लॉर्ड लिटन से पूर्व प्रेसिडेंसी को छोड़कर भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज अपराधियों के मुकदमों को सुनने का जो अधिकार वो नहीं था। लॉर्ड लिटन ने इस जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का निश्चय किया था। 1883 में लिटन की कार्यकारिणी काउंसिल के विधि सदस्य भी जो थे, विधि सदस्य सीपी इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया था। इस इल्बर्ट बिल के अनुसार भारत में रहने वाले यूरोपियनों के विरुद्ध जो मुकदमों की सुनवाई करने का जो अधिकार था वो भारतीय न्यायाधीशों को दिया गया था, परंतु भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल का घोर विरोध किया और इसे काला कानून की संज्ञा प्रदान की और लॉर्ड लिटन को अपमानित करने का प्रयास भी किया गया और बिल की निंदा करने के लिए सभाएं आयोजित करवाई गई। अंत में विवश होकर लॉर्ड लिटन को झुकना पड़ा और इल्बर्ट बिल में संशोधन करना पड़ा, जिसके अनुसार अब भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनवाई करने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन वे यूरोपियन जो अपराधी थे वो जूरी की मांग कर सकते थे। इसके कम से कम आधे जो सदस्य थे वो यूरोपियन जाति के लोग होते थे और इस विधेयक की जो मूल भावना थी वो अब समाप्त हो गई। तो इस प्रकार इल्बर्ट बिल ने भारतीयों की जो आंखें थी वो अब खोल दी थी और इससे उन्हें अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण दमनकारी नीति को और कार्य जो थे उनके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए अब प्रेरित किया गया और भारतीयों को यह शिक्षा दी गई कि अब उन्हें अपने अधिकार अगर चाहिए तो उन्हें संगठित होना पड़ेगा, एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा, तभी वो अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। तो इस प्रकार 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का राजनीतिक एकता जो स्थापित हुई, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, समाचार पत्र और विदेशी साहित्य का योगदान, भारतीयों एवं विदेशी विद्वानों द्वारा भारतीय साहित्य की प्रशंसा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों का विदेशी गमन, भारत का आर्थिक शोषण, भारत का धन निष्कासन, भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करना, अंग्रेजों की रंगभेद नीति, यातायात और संचार के साधनों का विकास, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति और इल्बर्ट बिल, ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण भारतवासियों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। अतः वो एकता के सूत्र में बंध गए और उनमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना का विकास हुआ। वे अब जान गए कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है तो हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा, संगठित होकर ही उनका मुकाबला किया जा सकता है। अतः उनमें राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र राजनीतिक जागृति जो थी उनमें उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए,
सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।